हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले कई महीने से हम लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे और जो है आ, हर तरह सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी थी। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आज एक दूसरे से वह भी ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं और इस बात का हम लोगों को अच्छी तरह से खौफ है कि आप लोगों की आगामी परीक्षाएं अपने नियत समय नियत स्थान पर संपन्न हो रही हैं और जहां तक जिस टॉपिक को जिस ढंग से मैं आपको बतलाया था उसी क्रम में उसी तरह आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को जानकारी होगी, हर्षवर्धन गुप्त वंश या गुप्त काल के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने हर्षवर्धन से हर्षवर्धन टॉपिक पर जहाँ जहाँ से जैसे जैसे सवाल निकलते हैं सभी सवालों पर बातचीत किए हुए थे और आज हम गुप्त काल के बाद जो घटना घटित होती है, तात्पर्य गुप्तोत्तर काल, यानी उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासकों के संदर्भ में जानकारी हासिल करने के बाद जो घटना घटित होती है, यानी गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में जानकारी लेंगे। और गुप्तोत्तर काल ज्यों ही खत्म होता है तब तक हम लोग पहुंच चुके होंगे दिल्ली सल्तनत या मध्यकाल का पूर्वाभ्यास। और इस गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे वंश, राजपूत, तमाम तरह के लोग हमारे और आपके सामने आएंगे और ये इनमें आपसी एकजुटता का अभाव होने के कारण मुस्लिम आक्रांता हमारे और आपके ऊपर हावी होते हैं। राजपूत हैं जरूर, लेकिन उनमें आपसी मतभेद और विद्वेष की भावना की वजह से उनकी एकजुटता भंग होती है और हमारे और आपके ऊपर जो है मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम आक्रांताओं का जो है वर्चस्व छाता है। तो आइए हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ठीक ढंग से आत्मसात करें। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल उत्तर भारत का परिचय। आप पहले ध्यान से सुन लें, समझ लें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य पहले आप समझ लें, उसके बाद मैं विशेष चीजें मैं नोट करूंगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मगध व राजधानी पाटलिपुत्र की महत्ता कमजोर पड़ गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मगध व उसकी राजधानी पाटलिपुत्र की महत्ता कमजोर पड़ गई और उसका स्थान अब कौन ले रहा है? कन्नौज। कौन लेगा? कन्नौज। और कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र तब तक रहा जब तक कि भारत में तुर्कों या मुसलमानों का आगमन नहीं हो जाता। कन्नौज उत्तर भारत में तब तक विराजमान था जब तक भारत में तुर्कों या मुसलमानों का आगमन नहीं हो जाता। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इस काल में एक पॉइंट और है, सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय
और इस सामंतवाद ने भारत के इतिहास को भारत के इतिहास को प्राचीन काल से प्राचीन काल से प्राचीन काल से मध्य काल में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित कर दिया। ठीक है। सामंतवाद का उदय कब होता है? गुप्तोत्तर काल में। और सामंतवाद का उदय भारत के इतिहास को या प्राचीन काल को मध्यकाल में परिवर्तित कर दिया। किसने? सामंतवाद ने। ठीक है। ये तो बेसिक स्तर की जानकारी रही, यानी पाटलिपुत्र और मगध की कहानी खत्म। अब किसकी चलेगी? कन्नौज की। और कन्नौज के लिए भी त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। इस त्रिकोणात्मक में कौन कौन थे आपसे पूछा जाएगा। कन्नौज के लिए भी त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन थे? एक था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जिसके राजा कौन थे? वत्सराज। वत्सराज। और दूसरा कौन थे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। इसके राजा कौन थे? ध्रुव। और तीसरा कौन था? पाल। पाल वंश। और इसका राजा था धर्मपाल। इन तीनों में संघर्ष हुआ। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश। ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ उसमें कौन कौन लोग थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। ठीक है। इसके राजा वत्सराज थे, इसके राजा ध्रुव थे, इसके राजा धर्मपाल थे। और अंत में जीत होती है वत्सराज की। अच्छा, ये बात हो गई। यानी गुप्तोत्तर काल को हम अच्छी तरह से समझ गए। सामंतवाद का उदय प्राचीन काल से हम मध्यकाल में इसने परिवर्तित कर दिया। मगध और पाटलिपुत्र की कहानी खत्म हो जाती है और उसके स्थान पर कन्नौज आ जाता है। कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। अच्छा, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम तुरंत बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूतों की उत्पत्ति बात करता हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद राजपूतों की उत्पत्ति। उत्पत्ति 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अच्छा, जहां तक उत्पत्ति की बात रही, ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और इस यज्ञ की ज्वाला से इस यज्ञ की ज्वाला से 4 राजपूत नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, नंबर 2 परमार, नंबर 3 चालुक्य या इनको सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी, नंबर 4 चाहवान या चौहान भी कह सकते हैं। या चाहवान, यानी ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की ज्वाला से 4 राजपूतों की उत्पत्ति होती है। एक का नाम है गुर्जर प्रतिहार, दूसरे का नाम है परमार, तीसरे का नाम है चालुक्य या सोलंकी वंश और चौथे का नाम है चाहमान या चौहान या चाहवा। ठीक है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, तो इसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये राजपूत थे गुर्जर प्रतिहार, एक बात हो गई, और दूसरा था परमार और तीसरे थे जो है चालुक्य और चौथा था चाहवान। ठीक है, तो उस यज्ञ की ज्वाला से ये 4 लोग निकले। अब हम आइए एक एक को जानते हैं, जानकारी लें। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था यही आएगा, संस्थापक नाग भट्ट प्रथम था और जो है नाग भट्ट प्रथम था। इस वंश का प्रमुख शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज था, जिसने आदि
वाराह की उपाधि धारण की। इसके समय इसके समय इसके समय इसके समय अरब यात्री, इंपॉर्टेंट है, अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा और है, उसका नाम है महेंद्र पाल। क्या नाम है? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल, महेंद्र पाल विद्वान व विद्वानों का संरक्षक भी था। संरक्षक भी था। इसके दरबार में, महेंद्र पाल की बात हो रही, इसके दरबार में सुलेमान, इसके दरबार में राजशेखर नाम का संस्कृत का विद्वान रहता था। बच्चों एक चीज की गलती हुई है, थोड़ा उसको मैं सुधार रहा हूं। अरब यात्री का नाम था ये सुलेमान, ये मैं अल मसूदी लिख दिया हूं, सुलेमान था ये। सुलेमान और रहता था। और महेंद्र पाल के दरबार में, महेंद्र पाल के दरबार में बगदाद का यात्री, उसका नाम था अल मसूदी। भारत आया। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और इस वंश का प्रमुख शासक मिहिर भोज था, जिसने आज वाराह की उपाधि धारण की। इसके समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की और गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा शासक, महत्वपूर्ण शासक महेंद्र पाल था और महेंद्र पाल विद्वान व विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके दरबार में राजशेखर नाम का संस्कृत का विद्वान रहता था। महेंद्र पाल के दरबार में बगदाद का यात्री अल मसूदी यात्रा। इसे आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम परमाणु के बारे में बात करते हैं तुरंत।
मालवा के परमारों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, उज्जैन थी, जो बाद में धार, धार स्थानांतरित, स्थानांतरित हो गई। इस वंश का प्रमुख शासक, इस वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जो जिसे कृष्णराज के नाम से जाना जाता है। इस वंश का प्रमुख शासक इस वंश का प्रमुख शासक राजा भोज, राजा भोज थे, जिन्होंने समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार व सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथों की रचना की, भोज ने भोजसर नामक गांव व भोजसेन नामक तालाब खुदवाया। ठीक है। मालवा के परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धार स्थानांतरित हो गई। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसे कृष्णराज के नाम से जाना जाता है। इस वंश का प्रमुख शासक राजा भोज थे, जिन्होंने समरांगण सूत्रधार व सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथों की रचना की। भोज ने भोजसर नामक गांव व भोजसेन नामक तालाब भी खुदवाया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद चालुक्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।
गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। भतीजे भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी का 1025 या 26 में गुजरात स्थित सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर हमला था। हमले के बाद इसी वंश के शासक कुमारपाल ने विध्वंस सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। आप समझ गए होंगे, जो है गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इसके भतीजे भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी का 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी का गुजरात स्थित सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर हमला था। हमले के बाद इसी वंश के शासक कुमारपाल ने विध्वंस शिव मंदिर सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया गया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम चाहवान के बारे में बात करते हैं।
संस्थापक संस्थापक जो है इसका था वासुदेव, वासुदेव था। अजय राज ने, अजय राज ने अजमेर, अजमेर नगर की स्थापना की। इस वंश का प्रमुख शासक, इस वंश का प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने गढ़वाल वंश, गढ़वाल, अरे गिरा क्या भैया, देख, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था। इस बात का उल्लेख या जिक्र पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया है। दरबारी कवि चंद बरदाई, मतलब इस घटना का उल्लेख किसने किया है? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है। अब सोचने वाली बात है, स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बतला रहा था, उस समय बताया था कि आपसी एकता, जब एक राजपूत दूसरे राजपूत के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, यानी गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण एक राजपूत पृथ्वीराज तृतीय कर रहा है, तो आपसी एकता या आपसी एकजुटता भंग हुई न। और इस आपसी एकता एकजुटता का भंग होना विदेशी, चाहे तुर्क हो, चाहे अरबवासी हो या और कोई हो, उनके लिए स्वागत था, और वे आधम के, और वे सफल रहे, हम असफल रहे। आप यहीं पर देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय ने
तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, आगे मैं डिटेल बताऊंगा, अभी आगे टर्म इसलिए बात कर रहा हूं। तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है और तत्काल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने आप को मजबूत करके पृथ्वीराज तृतीय को 1192 ईस्वी में परास्त कर देता है, हरा देता है। हराने के बाद रास्ता के लिए भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, स्वाभाविक सी बात है। तो बच्चों ये रहा इनके संदर्भ में, और इसी बात इसकी स्टार्ट करें। कुछ छोटे छोटे राजवंशावलियां हैं, थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे। वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। इस वंश का प्रमुख शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किया। पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था चंदबरदाई, और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध होते हैं, एक तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज की जीत होती है। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी वंशावलियां हैं जिन पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा और नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण है। ध्यान दे बात पर। ये तो फिलहाल हो ही गए, चारों लोग हो गए। बंगाल व बिहार, आप लोगों की परीक्षाओं में छोटी छोटी चीजें आती है बच्चों, इसलिए छोटी चीजों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। बंगाल व बिहार के पाल वंश, ठीक है। देखिए, संस्थापक यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल नामक एक सेना नायक, ठीक है। इस वंश का प्रमुख शासक प्रमुख शासक धर्मपाल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल था, जिसने बिहार में विक्रमशिला
विश्वविद्यालय वज्रयान की शिक्षा। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक बात हो गई। दूसरी बात ये, पाल वंशी शासक, पाल वंशी शासक देवपाल ने बिहार में ओदंतपुरी, इंपॉर्टेंट है, ओदंतपुरी नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक रामपाल था। स्क्रीनशॉट करें तुरंत। संस्थापक गोपाल नामक एक सेना नायक था। इस वंश का प्रमुख शासक धर्मपाल था, जिसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान। वज्रयान क्या है? बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा, स्थापना की। पाल वंशी शासक देवपाल ने बिहार में ओदंतपुरी नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक रामपाल। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। एक छोटा सा वंश है उत्पल वंश। एक छोटा सा वंश है उत्पल वंश। यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेज है। उत्पल वंश संस्थापक जो था इसका अवंती वर्मन था, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अवंती वर्मन का यही इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं। अवंती वर्मन का एक इंजीनियर, यही आएगा बच्चों, एक इंजीनियर ने झेलम नदी के किनारे, झेलम से तात्पर्य वितस्ता है, बता चुका हूं मैं आपको, वितस्ता, झेलम नदी के किनारे सिंचाई के लिए एक बांध बनवाया। एक बांध
बनवाया। आप बताइए उसका क्या नाम था। उत्पल वंश का संस्थापक अवंत वर्मन था। अवंत वर्मन का एक इंजीनियर ने झेलम नदी के किनारे या बितस्ता नदी के किनारे सिंचाई को ध्यान रखते हुए एक बांध का निर्माण करवाया। तो बच्चों, इस इंजीनियर का नाम आपसे पूछा जाएगा और उस इंजीनियर का नाम था सुई। क्या नाम था? सुई। इसे भी आप तुरंत स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और वंश है, वहां से भी क्वेश्चन निकलेंगे आपके। उसका नाम है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश। ठीक है। इस वंश की स्थापना इस वंश की स्थापना यशो विग्रह ने किया। यशो विग्रह ने किया। इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया। चंद्रदेव ने किया। एक बात। दूसरी बात ये, गहड़वाल वंश को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, गहड़वाल वंश को गहड़वाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे बात पर, गढ़वाल वंश को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का प्रमुख शासक, इस वंश का प्रमुख शासक जयचंद था, जिसने मुहम्मद गोरी से 1194 ईस्वी में चंदावर या चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें जयचंद की पराजय हुई।
गढ़वाल वंश, इस वंश की स्थापना यशोविग्रह ने किया। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट, गढ़वाल वंश को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाएगा, जाना जाता है। इस वंश का प्रमुख शासक जयचंद था, जिसने मोहम्मद गोरी से 1194 ईस्वी में चंदावर या चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। बच्चों तुरंत स्क्रीनशॉट करें, आगे हम बढ़ते हैं। एक वंश है जेजाक भुक्त, जेजाक जेजाक भुक्त। तात्पर्य है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्त था, जेजाक भुक्त था। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। खजुराहो की प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, का निर्माण चंदेलों ने किया। सबसे मेन चीज मेरे बच्चों आपको मैं बतलाऊं, आपसे यही पूछा जाएगा अगर पूछना होगा तो, जो है जेजाक भुक्त का प्राचीन नाम, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्त था। या तो इधर से पूछा जाएगा चाहे उधर से, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। एक वंश है हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही, इंपॉर्टेंट है हिंदू शाही वंश।
इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना लगर्तुमान, लगर्तुमान के एक ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने की थी। कल्लर ने की थी। इस वंश का प्रमुख राजा, इस वंश का प्रमुख राजा जयपाल था। जयपाल था। महमूद गजनवी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी का भारत पर पहला हमला हिंदू शाही राजा जयपाल पर हुआ। राजा जयपाल पराजित हुआ। जयपाल पराजय सहन न कर पाया और आत्महत्या कर ली। अब देखिए, आपने जितने राजपूतों या जितनी वंशावलियों को पढ़ रहे हैं, सभी लोग धराशायी हो रहे हैं। चाहे पृथ्वीराज तृतीय रहा हो, चाहे जयचंद्र रहे हों, चाहे जयपाल रहे हों, सभी लोगों की हार हो रही है। और इस हार का सबसे बड़ा वर्जिन आपसी सामंजस्य और एकजुटता भंग हो चुकी है। और उसका फायदा आने वाले समय में कहीं अरब तो कहीं तुर्क। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक जगह से और आपके सवाल निकलते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे हट करके। शंकराचार्य के दर्शन, शंकराचार्य के दर्शन की, यहां से भी बच्चों आपके एक सवाल रहेंगे। आज शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में एकजुटता, पीछे आपने देखा एकजुटता किस तरह से भंग हो चुकी है।
शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में एकजुटता स्थापित करने के उद्देश्य से शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में एकजुटता स्थापित करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप स्थापित करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के चारों कोनों में एक एक मठ की स्थापना की। ठीक है, और यही मठ आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1, ज्योतिष पीठ। पूछने का तरीका आगे पीछे इधर उधर से भी हो सकता है। मैं सारी चीजों को यहां लिख दे रहा हूं, आप बाकायदे उसे तैयार करके परीक्षा भवन में बैठिएगा। ज्योतिष पीठ इसको क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ। ये कहां पड़ता है? जहां जहां मैं डैश कर रहा हूं क्योंकि सारी चीजें पूछी। बद्रीनाथ ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, एक हो गया। अभी कैसे पूछ करके आपको फंसाता है परीक्षक, इसको आपको मैं बतलाता हूं। दूसरा है गोवर्धन पीठ। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पुरी। ये कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, तीसरा है आपका शारदा पीठ। इसको क्या कहा जाता है? द्वारिका कहा जाता है। ये कहां पर है? गुजरात में है। और चौथा क्या है? श्रृंगेरी पीठ कहां पर है? श्रृंगेरी पीठ को क्या कहा जाता है? यह है आपका मैसूर में। आगे का ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में। अच्छा, ये तो मैं चारों लिख दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ में कौन सी पीठ स्थापित की गई है? ज्योतिष पीठ। गोवर्धन पीठ कहां है? आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। शारदा पीठ
द्वारिका में है। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? कर्ण। तो बच्चों हमारा कहने का मतलब ये है, यहां से सवाल निकलते हैं, आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बद्रीनाथ कहाँ है, द्वारिका कहाँ है, द्वारिका में कौन सी पीठ स्थापित है, पुरी में कौन सी पीठ स्थापित। आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए इधर की चीजें उधर लिख दी जाती है। मैं पहले से आपको अलर्ट कर दे रहा हूं। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। इसको आप याद कर डालिएगा, स्क्रीनशॉट करें। तो फिर देखें, अगर समय है तो एक आध मिनट और बात करते हैं। चले, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। अब बात करना है हमको जो है अरबों के आक्रमण की। बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा अरबों का आक्रमण होगा। क्या होगा? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण होगा। जो है हम पुनः स्टार्ट करने के दौरान जो बातें, जिन बातों की चर्चा किया था कि भारत की जो गतिविधियां हैं आपसी एकजुटता की वजह से भंग हुई और राजपूत धराशायी हुए, और भारत में अब देखिए अरबों का आक्रमण होगा, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होगा। हम कहां गए? अरबों का आक्रमण होगा, तुर्कों का आक्रमण होगा, और कल हम बात करेंगे आप लोगों से अरबों का आक्रमण, उसके बाद इस्लाम का आगमन और जो है तुर्कों का। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।